तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और बोर्ड परीक्षा 2025 की तैयारी में लगे होंगे। तो आज हम लोग ज्योग्राफी का जो पार्ट 1 था हमने करा दिया था। ज्योग्राफी में जो चैप्टर संसाधन वाला जो चैप्टर था उसके ढेर सारा ऑब्जेक्टिव पूरा ऑब्जेक्टिव करवा रहे थे, जिसमें हमने पार्ट 1 में 40 ऑब्जेक्टिव करवाए थे और इस पार्ट 2 में जो बचा हुआ ऑब्जेक्टिव है पूरा वीवीआई जितना भी ऑब्जेक्टिव है वो आज के क्लास में पूरा हो जाएगा। तो वीडियो शुरू होने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को दोस्त सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आज आप लोग कितना ऑब्जेक्टिव सही कर रहे हैं वो भी कमेंट करके बताइएगा, और कितना आप लोगों ने गलत किया है वो भी कमेंट करके बताना है। तो चलिए बिना किसी देर करते हुए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो आज पहला इसमें क्वेश्चन बोल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो स्क्रीन पे है कि भारत में फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। रुक जाना, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत में कोयले का प्रमुख उत्पादक राज्य है कौन है। भारत में जो कोयला होता है वो सबसे प्रमुख राज्य कौन है भारत का। तो भारत में जो प्रमुख राज्य है वो एक ही है, वो है क्या, झारखंड। कोयला उत्पादन में जो झारखंड है वो सबसे पहला नंबर पे आता है। भारत में कोयला का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है तो झारखंड। झारखंड में सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है। झारखंड का 2 क्षेत्र है, एक धनबाद और दूसरा झरिया। ये सब क्षेत्र में क्या है तो कोयला सबसे ज़्यादा पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है, अगला क्वेश्चन फ्रेंड ये कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देखना, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। मतलब जो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है वो 5 जून को। काची 5 जून को मनाया जाता है दोस्तों। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है तो 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। अगर आपको बोलता है कि महिला दिवस कब मनाया जाता है, महिला दिवस, तो महिला दिवस में आप लोग क्या मानते हैं तो 8 मार्च को क्या मनाया जाता है तो महिला दिवस। 8 मार्च को क्या महिला दिवस। लेकिन पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है तो पर्यावरण जो दिवस था वो 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगर मजदूर दिवस बोलता तो 1 मई को क्या हो जाता है 1 मई को। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का क्या संबंध है तो डाकुओं की अर्थव्यवस्था का यह संबंध है संसाधन के विदोहन से, संसाधन के नियोजित दोहन से तो हो जाएगा संसाधन के संग्रहण से, तो हो जाएगा संसाधन के अनियोजित दोहन से, संसाधन के नियोजित दोहन से, संसाधन के नियोजित दोहन से हो जाएगा, संसाधन के नियोजित दोहन से। फ्रेंड संसाधन के नियोजित दोहन से हो जाएगा क्या, संसाधन के नियोजित दोहन से हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका जो सी है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाए कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है तो संसाधनों के नियोजित दोहन से है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि चरक का संबंध किस देश से था। मतलब चरक जो थे वो आयुर्वेद के जनक माना जाता है चरक को, उसका संबंध किस देश से था तो वो हमारे महान देश भारत से था। उनका संबंध कहाँ से था तो हमारे महान देश भारत से था। चरक का संबंध किससे था तो भारत से था। चरक का संबंध जो पूछेगा कि चरक का संबंध किससे था तो चरक का संबंध आप लोग बोलना कि भारत से चरक का संबंध था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। मतलब वो कौन सा मिट्टी जिसमें कपास सबसे ज़्यादा पैदावार होता है तो वो आप लोग बताए थे अगले वीडियो में कि काली कपास, क्या काली मिट्टी, काली, इसको नाम से जाना जाता है काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। कपास मृदा को क्या बोला जाता है काली कपास मृदा। क्या बोला जाता है काली कपास मृदा।
काली कपास, काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। किसको? तो काली मिट्टी को काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी कितनी किलोमीटर क्षेत्र संपदा निहित है? संपदा निहित है समुद्री तट से कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है? तो वो हो जाएगा 19 पॉइंट, वो हो जाएगा दोस्तों 19.2 किलोमीटर। कितना? 19.2 किलोमीटर। 19 पॉइंट जो हो जाएगा इसका 2 किलोमीटर जो है वो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट आंसर हो जाएगा कि समुद्री तट से कितनी किलोमीटर क्षेत्र है? तो समुद्री तट से जो क्षेत्र है वो है 19.2 किलोमीटर समुद्री क्षेत्र से क्या है? तो निहित है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि टेक्सोन का उपयोग होता है। जो टेक्सोन एक प्रकार का पौधा है उसमें किस में उपयोग होता है? तो उसका उपयोग जो किया जाता है वो कैंसर, जो कैंसर रोग होता है उसमें किया जाता है कि टेक्सोन का उपयोग किया जाता है। किसमें? कैंसर एक जो बीमारी है, बहुत घातक बीमारी, उसमें टेक्सोन का उपयोग होता है। टेक्सोन का उपयोग कहाँ होता है? तो कैंसर बीमारी में ही टेक्सोन का उपयोग होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन ये कर रहा है कि सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? मतलब सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? जो सर्वोत्तम सबसे अच्छा कोयला पाया जाता है उसका प्रकार कौन सा है? तो सर्वोत्तम जो कोयले का प्रकार है वो एंथ्रासाइट। सर्वोत्तम मतलब अच्छा कोयला कहने का मतलब क्या कि जिसमें कार्बन की मात्रा अधिक हो, जिसमें कार्बन की मात्रा अधिक पाई जाती है उसे ही अच्छा कोयला, क्योंकि कार्बन जब ज़्यादा रहेगा तो उसे जलने में सहायता होगा। जिसमें कार्बन ज़्यादा रहेगा वो अच्छा तब से जलेगा। तो सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन है? तो एंथ्रासाइट। ठीक है। और सबसे घटिया बोलेगा तो घटिया में बिटुमिनस आ जाएगा। घटिया में बिटुमिनस। बोल रहा है कि विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? तो विश्व की 16% जो जनसंख्या है, 16% जो जनसंख्या है वो भारत में रहती है। 16%, कम से कम 16% जो जनसंख्या है वो कहाँ है? तो भारत में रहती है। विश्व की कितनी प्रतिशत? तो 16% जनसंख्या भारत में है। 16% जनसंख्या भारत में। अगला क्वेश्चन ये कर रहा है कोयला किस प्रकार का संसाधन है? जो कोयला है वो किस प्रकार का संसाधन है? कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला जो है वो अनवीकरणीय, मतलब एक बार अगर समाप्त हो जाएगा, जो कोयला है वो एक बार समाप्त हो जाएगा तो वो दोबारा नहीं बन पाएगा। तो कोयला किस प्रकार का संसाधन होगा? तो अनवीकरणीय। कोयला कैसा संसाधन है? तो अनवीकरणीय संसाधन होता है। कोयला क्या? अनवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? मतलब वो कौन सा राज्य है जहाँ खनिज तेल मतलब तेल ज़्यादा पाया जाता है? तो वह एक ही असम। कहाँ है? असम में। असम में जो है वो खनिज तेल अधिक मात्रा में है। असम के डिगबोई में सबसे पहले तेल भी जो मिला था वहाँ कहाँ मिला था? तो असम ही में ही सबसे पहले तेल मिला था दोस्तों। असम में ही सबसे पहले तेल मिला था। बोला है किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो वह असम जो राज्य है वहाँ पे क्या है? तो तेल का भंडार है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। वह कह रहा है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? मतलब जो सौर ऊर्जा है वो निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा जो है पुनः पूर्तियोग, मतलब ये एक बार समाप्त होगा और उसके बाद फिर से इसको हम लोग बना सकते हैं। पुनः पूर्तियोग मतलब बार बार जब तक सूरज रहेगा तब तक ये सौर ऊर्जा से हम लोग विद्युत ऊर्जा बना सकते हैं। वही बोला कि सौर ऊर्जा कैसा संसाधन है? तो पुनः पूर्तियोग संसाधन है। सौर ऊर्जा कैसा संसाधन है? तो पुनः पूर्तियोग। बढ़ते अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये तो हो ही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। मतलब जो ताप विद्युत केंद्र है वो उसका उदाहरण कौन है? ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। तो ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है तो क्या हो जाए? गया, बरौनी या समस्तीपुर या कटिहार। मतलब बिहार में कौन जगह है जो ताप विद्युत केंद्र लगाया गया है? तो वह एक ही जगह है, वो है बरौनी। बिहार के बरौनी में ताप विद्युत केंद्र बैठाला गया है। ठीक है, ताप विद्युत केंद्र बैठाला गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है यहाँ पे कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण की
मुख्य कारण क्या है, मतलब जो पंजाब की जो भूमि है वो कम उपजाऊ हो रही, इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य जो कारण है वो अधिक सिंचाई। वहाँ के लोग क्या कर रहे हैं कि अधिक सिंचाई कर रहे हैं, जहाँ की मिट्टी में अधिक सिंचाई कर रहे हैं, जिस कारण क्या है कि वहाँ की मिट्टी निम्नीकरण हो रही है, एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये करा है कि भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? मतलब भारत में कितना करोड़ हेक्टेयर भूमि मतलब कट चुका है, कट के बह चुका है? तो इस क्वेश्चन में लग रहा है 13 करोड़ हेक्टेयर, लगभग इसमें 13 करोड़ हेक्टेयर जो भूमि है वो क्षरण हो चुका है। कितना? 13 करोड़ हेक्टेयर दोस्तों, कितना? 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि जो वो क्षरण हो चुका है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन ये करा है कि भाखड़ा नांगल परियोजना, जो भाखड़ा नांगल परियोजना है वो किस नदी पर बनाया गया? मतलब जो भाखड़ा नांगल परियोजना, आप लोग परियोजना के बारे में पढ़े हैं, दामोदर परियोजना, सोन नदी घाटी परियोजना, ये सब परियोजना के बारे में पढ़े होंगे। तो जो भाखड़ा नांगल परियोजना है, भाखड़ा नांगल परियोजना वो किस नदी पर बनाया गया है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना है वो सतलज, किस पे? सतलज। भाखड़ा नदी परियोजना किस पे है? तो सतलज में है। भाखड़ा नांगल परियोजना कहाँ है दोस्तों? तो सतलज रिवर पे है भाखड़ा नांगल परियोजना, सतलज नदी पर है। सतलज नदी पे भाखड़ा नांगल। अब बोलेगा सरदार सरोवर बांध, क्या सरदार सरोवर बांध क्या है? तो सरदार सरोवर बांध जो हो जाएगा वो नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर बांध क्या हो जाएगा? तो नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध हो जाएगा। लेकिन भाखड़ा नांगल परियोजना कहाँ है? तो सतलज नदी पर है दोस्तों, सतलज नदी पर है। ठीक, अगला क्वेश्चन ये करा है कि FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार, FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितनी हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? तो लगभग कितना अरब? तो 4 अरब हेक्टेयर। कितना? 4 अरब हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक करना नहीं भूलेंगे। ठीक, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल पे आप नए हैं तब। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा? मतलब देश के जो बांध बनाए जाते हैं, परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजना, वो किसने भारत का मंदिर कहा? उन लोगों के तो भारत का परियोजना जो है वो भारत का मंदिर है, वो किसने कहा? देश के परियोजना किसने भारत का मंदिर कहा? तो वो कहने वाले थे केवल एक, वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या थे? PJ नेहरू, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या था कि जो बांध है वो भारत देश का मंदिर है। ठीक है, देश का मंदिर है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन ये कर रहा है कि तट रेखा से कितनी किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाती है? अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र मतलब कहना चाहे कि तट रेखा, समुद्री तट रेखा से जितना मतलब कितना किलोमीटर तक का उस राष्ट्र के अंदर आता है? तो बस 200 NM, 200 किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो अपमार्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। इसके अंदर क्या होता है कि जिस देश का जो रहेगा सटा 200 किलोमीटर तक क्षेत्र समुद्र में, वो अपना बिजली उत्पादन कर सकता है, मछली पालन कर सकता है, कुछ भी उसका पानी का उपयोग कर सकता है। कितना तक किलोमीटर तक? तो 2 किलोमीटर क्षेत्र तक समुद्र में कर सकता है। यही तो अपमार्जक आर्थिक क्षेत्र भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागर में निहित है? मतलब महासागर में जल का कितना प्रतिशत भाग है, निहित है? तो महासागर में जो कुल जल का है वो 96.5 कितना? 96.5% महासागर में निहित है। 96 पॉइंट कितना प्रतिशत? तो 5% निहित है। 5%, 96.5% जो महासागर में निहित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये है कि पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? जो पेट्रोलियम है वो किस प्रकार का संसाधन है? तो पेट्रोलियम जो हो जाएगा वो अनवीकरणीय हो जाएगा, क्योंकि यह एक बार अगर समाप्त हो गया, पेट्रोलियम जो अगर एक बार समाप्त हो गया दोस्तों, एक बार समाप्त हो गया
तो ये दोबारा नहीं बनेगा। इसको बनने में बहुत टाइम, करोड़ों वर्ष पूर्व लगता है पेट्रोलियम और कोयला, इसलिए अनवीकरणीय हो जाएगी। इसे पुनः फिर से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, इसे कम से कम इसका उपयोग करें। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्राणियों के, क्या बोल रहा है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। मतलब जो जीव है, प्राणी है, उसके शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा होती है। तो प्राणियों के शरीर में आप जानते हैं कि 65% क्या होता है, तो 65% सिर्फ पानी, 65% तो होता है क्या, जल। 65% पानी यानी जल होता है प्राणियों के शरीर में। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। मतलब बिहार में अति जल दोहन से मतलब कौन सा ऐसा तत्व है जिसका मात्रा बढ़ गया वहाँ के पानी में, तो वह आर्सेनिक की मात्रा, किसकी, आर्सेनिक की। आर्सेनिक जो है उसकी मात्रा बिहार में के पानी में बढ़ गई। बिहार के अति जल दोहन में किसकी मात्रा, आर्सेनिक की मात्रा बढ़ गई है दोस्तों, आर्सेनिक की मात्रा बढ़ गई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि निम्न में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। तो बिहार में एक ही नदी घाटी परियोजना है, वो है सोन नदी घाटी। कौन होगा, सोन नदी घाटी परियोजना बिहार की है। सोन नदी घाटी परियोजना जो है बिहार की सबसे प्रमुख, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सोन नदी घाटी परियोजना हो जाएगा, बिहार की सबसे प्रमुख नदी घाटी परियोजना के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गिरी है। मतलब एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गिरी कौन है, और सबसे पहला भी है, तो तारापुर। क्या है, तारापुर जो है वो सबसे पहला और सबसे बड़ा भी है। कौन लगाया था, विद्युत गिरी, और ये कहाँ है, तो तारापुर महाराष्ट्र में। पूछेगा तारापुर विद्युत गिरी कहाँ है, यहाँ पे विद्युत गिरी, तो बोलना कि महाराष्ट्र में यानी मुंबई में है। किस में है, मुंबई में, यह है मुंबई में है एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गिरी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों का वर्गीकरण किया गया है। मतलब वन एवं वन्य जीव संसाधन में चैप्टर का है। इसमें कह रहा है कि वन संरक्षण मतलब वन के बचाव की दृष्टि से वनों को कितने भागों में बांटा गया। तो लोग पढ़ेंगे वन को 3 भागों, रक्षित वन, आरक्षित वन, अवर्गीकृत वन। आरक्षित वन, रक्षित वन एवं अवर्गीकृत वन, यानी देखा जाए तो मुख्य रूप से कितने भागों में, तो 3 भागों में बांटा गया है। किसके संरक्षण के आधार पर, मतलब वनों को बचाने के लिए 3 भागों में बांटा गया। कि 3 भाग में बांट देंगे तो वन क्या हो जाएगा कि सुरक्षा रहेगी। एक तो रक्षित वन, इसमें कोई, आरक्षित वन है इसमें कोई नहीं पेड़ कर सकता। दूसरा रक्षित वन, इसमें कायदा कानून से। तीसरा में अवर्ग, इसमें थोड़ा बहुत आप लोग काट सकते हैं पेड़ पौधा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है। मतलब लौह अयस्क जिससे लोहा बनाया जाता है, तो लोग पढ़ेंगे 3 प्रकार होता है, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सेरेडाइट। हेमाटाइट, मैग्नेटाइट और सेरेडाइट। तो बिटुमिनस ये तो कोयला का प्रकार है। एंथ्रासाइट यहाँ पे देखेंगे तो जो बिटुमिनस है वो कोयला का प्रकार है, तो ये नहीं होगा। एंथ्रासाइट भी कोयला का प्रकार है, लेकिन हेमाटाइट जो है, हेमाटाइट जो हो जाएगा वो किसका है, तो लोहा का प्रकार है। हेमाटाइट जो है अभी बताए थे ना कि हेमाटाइट जो है वो लोहा का प्रकार है। हेमाटाइट है और लोहा का प्रकार है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। मतलब जो गोंडवाना समूह है उसके कोयले का निर्माण कब हुआ था। तो गोंडवाना समूह का कोयले का निर्माण 20 करोड़ वर्ष, उधर पाया था कि टर्सेरी समूह का 4 करोड़ और गोंडवाना समूह का 20 करोड़ वर्ष पूर्व। 20 करोड़ वर्ष, गोंडवाना समूह का कितना करोड़ वर्ष, तो 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था गोंडवाना समूह कोयले का निर्माण दोस्तों, 20 करोड़ वर्ष। ठीक है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है। जो मुंबई हाई है वो क्यों प्रसिद्ध है। मुंबई हाई जो है वो तेल शोधक कारखाना हेतु, क्या है, तेल शोधक कारखाना, खनिज तेल हेतु, कोयले के निर्यात हेतु या परमाणु शक्ति, तो हो जाए खनिज तेल हेतु। मतलब मुंबई मतलब क्यों प्रसिद्ध है, तो खनिज तेल, मतलब वहाँ खनिज और तेल वहाँ ज़्यादा निकलता है, इसलिए मुंबई हाई प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, मुंबई हाई प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन से जीव हैं जो केवल भारत में ही पाया जाता है। तो भारत में वो पाए जाने वाला एक जीव है, वो सिर्फ जीव है, आप लोग मारिएगा डॉल्फिन। डॉल्फिन मारिए, तो सब जगह पाए, लेकिन अभी जो पहले की किताब के हिसाब से डॉल्फिन ही होगा।
जो केवल भारत में पाया जाता है। ठीक है, तो डॉल्फिन आप लोग को मार के आना है, तभी मिलेगा बिहार बोर्ड में नंबर। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लोहा अयस्क उत्पादन करता है, मतलब छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लोहा उत्पन्न करता है, तो वह कितना, तो 20%। कितना, 20% छत्तीसगढ़ लोहा उत्पन्न करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग होता है, मतलब 1 टन जब इस्पात बनाएंगे, मतलब इसको कहा जाता है, तो कितना मैग्नीज लगेगा, कितना मैग्नीशियम लगेगा। मतलब अगर मैग्नीशियम देखा जाए तो 10 किलोग्राम, कितना, 10 किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग होता है 1 टन इस्पात बनाने में। ठीक है दोस्तों, 1 टन इस्पात बनाने में कितना, तो 10 किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया, तो हम बताए थे वह है तारापुर। तारापुर कहाँ है, तो तारापुर जो है वो महाराष्ट्र में, तारापुर कहाँ है, तो महाराष्ट्र में लगाया गया था। ठीक है दोस्तों, तारापुर कहाँ है, तो महाराष्ट्र में। तारापुर कहाँ था, तारापुर महाराष्ट्र में था। तारापुर कहाँ था, तारापुर महाराष्ट्र में। तारापुर था कहाँ, तो महाराष्ट्र में सबसे पहले लगाया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है, मतलब एक बार जिसका उपयोग कर लेंगे वो दोबारा उपयोग में नहीं आ सकता है, तो वह केवल एक ही चीज़ है। जैसे जल का तो बार बार उपयोग हो जाएगा, ये जल जो है वो बार बार उपयोग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये जल जो है वो बार बार उपयोग हो जाएगा, तो ये तो नहीं होगा। जल क्यों है, क्योंकि जल का तो बार बार उपयोग होगा। इसे बना सकते हैं सौर ऊर्जा भी बार बार आएगा, लेकिन कोयला, पवन भी बार बार हो सकता है, लेकिन कोयला जो है अनवीकरणीय संसाधन है। मतलब एक बार इसका उपयोग कर लेंगे, एक बार किसका, कोयला का, तो एक बार उपयोग किया तो दोबारा इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो कौन हो जाएगा, तो कोयला यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, जो भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो क्या है, तो भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो केवल मयूर यानी मोर को कहा जाता है। तो हंस नहीं हो, कबूतर नहीं, तो मयूर हो जाएगा। क्या, मयूर यानी मोर हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय पक्षी। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या हो जाएगा, तो मोर हो जाएगा दोस्तों। क्या, मोर। बढ़ते अगला क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत में 2001 में कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था, तो भारत में जो अगर पूछेगा तो भारत में बोलना 19.27, कितना, 19.27। लेकिन अगर बिहार में पूछे, बिहार में क्या पूछे, बिहार में पूछे, बिहार में, तो बिहार में हो जाएगा 7 पॉइंट कुछ करके, 7 पॉइंट कुछ करके था, 7.1 था लगभग में 7.1 या 7 रहे, इतना बिहार में भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये करके प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है, जो प्राकृतिक गैस है वो किस खनिज के साथ, मतलब किसके साथ पाया जाता है, तो वो एक पेट्रोलियम के साथ, किसके, पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम के साथ। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है, तो वो पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। जो प्राकृतिक गैस है वो किस खनिज, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है, तो वो क्या मानना आप लोग, पेट्रोलियम मार के ना दोस्तों, क्या है, पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, पाया जाता है किसके साथ, तो पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। तो आज इतना ही क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन लास्ट था दोस्तों। लेकिन अगर आप लोगों ने कितना सही किया, अब ज़रूर कमेंट करें कितना सही किया, कितना आप लोगों ने ये क्वेश्चन सही किया और कितना गलत किया। अगर अभी तक हम लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, ज़रूर लाइक कीजिएगा दोस्तों, लाइक करना नहीं भूलिएगा। वीडियो को जो है वो ज़रूर लाइक कीजिएगा आप लोग, लाइक। ठीक है दोस्तों, और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।